आप भी देहरादून में बैठे हुए हैं, मैं भी देहरादून में हूँ। देहरादून पिछले कई सालों में काफ़ी बदला है। उत्तराखंड बनने से पहले यहाँ कुछ चीज़ें थी जो अब गायब सी होने लग गई हैं, पर्यावरण के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। आप 2000 में जब यहाँ आए तब कैसा देहरादून था, और आज आप जब 2024 में बैठे हैं, क्या आपको नज़र आता है कि देहरादून कितना बदला है, अच्छे के लिए या फिर बुरे के लिए? मुझे अफसोस है कि ज़्यादातर बुरे के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं बचपन में आता था, हम लोग बहुत आते थे यहाँ पर, तो जब देहरादून को देखते थे तो यहाँ चारों तरफ बाग थे, लीचियाँ लगी रहती थी, आम के बहुत पेड़ थे, और ये पूरा राजपुर रोड जो है करीब करीब दिलाराम पर ख़त्म हो जाता था। एंड जो आबादी थी उसके ऊपर आकर यहाँ पर तब विजयलक्ष्मी पंडित जी रहती थी, यहाँ पर वो रहती थी यहाँ पर, तो इस जगह का एक अलग ही चार्म था। रोड सिंगल रोड था सामने, और दोनों तरफ लोगों के लीची के बाग थे, और एक आध इक्का दुक्का मकान हुआ करते थे। जैसे ये जिस मकान में बैठा हुआ तब नहीं था, इसके पीछे एक मकान था जिसमें मेहता साहब कोई रहते थे, वो मकान अभी है। तो अब उनके बिक चुका है, कई हाथों में बिक चुका है। पास में जो मकान है वो भी मेहता साहब का था, एक दूसरे मेहता जी थे, वो भी बिक चुका है, अब कोई और रह रहा है। तो बिकने के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने शुरू में कहा था कि यहाँ पर कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। तो यहाँ रहने वाले लोग भी ये देखते हैं कि आज जो मैं जिसको मिट्टी समझता था वो आज एक्चुअली करोड़ों की संपत्ति है, तो लालच कर जाते हैं। तो एक जैसे मेरा ये है, मैं प्लॉट बेच दूं अगर और चला जाऊं तो यहाँ एक के बजाय 4 मकान बन जाएंगे, या फिर मल्टी स्टोरेड बन जाएगा। सड़क वही है, गाड़ियाँ आप सोचिए, जब अगर अभी एक गाड़ी है यहाँ पर, तो अगर यहाँ 16 मकान बन गए तो 16 गाड़ियाँ हो जाएगी, हो सकता है 32 हो जाएं। तो इसकी वजह से कई समस्याएं पैदा होती हैं, आप फेस कर रहे हैं। आजकल आप जब बाज़ार जाते हैं पहले 4 बार सोचते हैं वहाँ पार्किंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हम गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे, हमें जाना कहाँ पर है। तो हमारी जो सबसे बड़ी दुश्वारी हुई है इस बीच में, हम लोग ट्रैफिक को मैनेज करने की व्यवस्था नहीं कर पाए। सड़कें वही हैं, गाड़ियाँ कई गुनी बढ़ गई हैं। ट्रैफिक की समस्या दूसरी ये कि पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं है, पार्किंग कहाँ करें, सड़क किनारे पार्किंग अलाउड नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। ये सारी समस्याएं जो मैं देखता हूँ, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन बहुत है। फिर बिल्डिंग्स देखिए, मेरे इस घर में जब मैंने बनाया था सन 2003 में बनाना शुरू किया था, नहीं ये ज़मीन पहले से थी, पिछले समय से थी, 2000 से पहले से थी। जब मैं यहाँ पर बनाने लगा, शुरू में जब आके रहने लगा 2005 में हम लोग यहाँ आए थे, तब यहाँ इस घर में धूल नहीं आती थी, सारे दरवाजे खिड़कियाँ खुले रहते थे, धूल कभी नहीं आती थी। जो धूल जम जाती है ना ऐसे, अब बहुत धूल आने लगी है। आजकल तो खैर बारिश है, लेकिन यहाँ आसपास इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कंस्ट्रक्शन में धूल उड़ती है, सीमेंट उड़ता है, और चीज़ें उड़ती हैं सारी, वो कहीं ना कहीं सेटल करती है। तो एम्बिएंट एयर जो है वो पोल्यूटेड हो गई है। बहुत सारी समस्याएं हैं। सर, आखिरी सवाल, देहरादून की हमने बात की, उत्तराखंड जो है, देहरादून ही नहीं बदल रहा, उत्तराखंड भी बदल रहा है, और सारी कई चीज़ें हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, पेड़ों को काटने की बात भी कही जा रही है, नए नए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो प्रकृति का प्रदेश है उत्तराखंड जो है, जहाँ पर 70% आपका जंगल है, वहाँ पर डेवलपमेंट के काम किस तरीके से होना चाहिए? इस सवाल के साथ मैं चाहूँगा कि हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करें। मैं इस प्रदेश को बहुत प्यार करता हूँ, और प्यार करने का मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर जो पर्यावरण है, यहाँ पर जो पहाड़ हैं, यहाँ की नदियाँ हैं, खूबसूरत जगह है। और मैं चूँकि खुद पेंटिंग वगैरह का शौक़ रखता हूँ, तो मुझे इस तरह की खूबसूरत चीज़ें बहुत आकर्षित करती हैं। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि पेड़ कट रहे हैं ना। पेड़ कटना केवल पेड़ कटना नहीं होता है, उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं साथ में लाते हैं। पूरा पर्यावरण बदल जाता है, इकोलॉजी जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं वो बदल जाती है, टेम्परेचर बदल जाता है। टेम्परेचर बदलता है तो उस टेम्परेचर में जो चीज़ें रह सकती हैं वही रह पाती हैं। आपको ये मालूम ही होगा कि जिस लेवल पर हमारी स्नो लाइन थी, अब वो उससे ऊपर खिसक चुकी है।
तो जो पेड़ पौधे उस स्नो लाइन के ऊपर होते थे वो अब और ऊपर चले गए हैं। तो बहुत से गांव उस क्षेत्र में ऐसे पड़ रहे हैं जहां अब उनके यहाँ माल्टा जैसी चीज़ पैदा नहीं होती, चकोतरा पैदा नहीं होता, जो कि यहाँ की एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। यहाँ जो बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में जो जाता था यहाँ का फल, वो कैसे जाएगा? जहाँ पर हमारे यहाँ दूसरे फल लगते हैं, मैंने चकोतरे की बात की, और बहुत सारे फल लगते हैं। फल एक नेचुरल चीज़ है जो अपने आप लग जाता है, फिर हम समझ जाते हैं कि इस क्षेत्र में ये फल अच्छा होता है। सेब है, जैसे सेब उत्तरकाशी में अच्छा हो जाता है, लेकिन देहरादून में मुश्किल है उसका। तो ये सारी चीज़ें देखने की होती हैं कि हम लोग इस प्रदेश को क्या बनाना चाहते हैं। ये जो अट्टालिकाएँ बन रही हैं, 10-10 स्टोरी की बिल्डिंग्स बन रही हैं, क्या हमें ये चाहिए? क्या हमें बनानी चाहिए? क्या हमें यहाँ की अच्छाइयों को त्याग करते हुए ये सब, इसको भी क्या हमें गाज़ियाबाद, मुजफ्फरनगर और गुड़गांव बना देना चाहिए? मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। एक बात याद रखिए, हम लोग लगातार ये क्लेम करते हैं कि हमें ग्रीन हमने रखा है, हमने पेड़ बचा कर रखे हैं, इसलिए हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हम लोग जो हैं ऑक्सीजन देते हैं यहाँ पूरे देश को, हम लंग हैं, ये वो फेफड़ा है जिससे सांस लेता है पूरा प्लेन। अगर हम ये कह रहे हैं और अगर हम सब काट देंगे तो हम ये कैसे कह पाएंगे? तो पेड़ को तो काटना बहुत बड़ी समस्या है। जब मौसम बदलेगा, इसी साल देख लीजिए कितनी गर्मी पड़ी है, उसकी एक वजह ये भी है। अब यहाँ पर जिस तरह से आसपास सब डेवलपमेंट हो रहा है, वो एक्चुअली उसको डेवलपमेंट कहना बड़ा मुश्किल है, वो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा है, विकास नहीं विनाश हो रहा है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। जो आजकल एक आंदोलन चला हुआ है ना पेड़ को लेकर, अब बताइए किसी रोड पे तय हो जाता है कि इसके सारे पेड़ काट दिए। सहस्त्रधारा रोड देखिए, ऐसा लगता है वो यतीम खाना है, वो रही नहीं। क्या खूबसूरती थी, वो बड़े बड़े पेड़ थे और बिल्कुल छाया में आप चल सकते थे, बीलों चले जाइए, अब सब ख़त्म कर दिया है। तो मुझे बहुत अफसोस, बहुत आत्मग्लानि भी इसलिए होती है कि क्या मैंने भी कंट्रीब्यूट किया इस चीज़ में, क्या मेरा भी कुछ इसमें सरोकार है, और अगर मेरा सरोकार है तो मैं क्या कर रहा हूँ। जिन लोगों ने पेड़ को लिपटा कर चिपको आंदोलन बनाया था, उस प्रदेश में हम लोग हैं। क्या हम चिपको आंदोलन को और बड़ा नहीं कर सकते? क्या ये जो एक पेड़ जो है 100 साल, 150 साल, 200 साल पुराना, मेरे घर के सामने एक आम का पेड़ लगा है, उस पर एक बार क्रॉस लगा कर चले गए, तो मैं फिर जाके संधू साहब तक से मिला, चीफ सेक्रेटरी से। मैंने कहा ये नहीं हो सकता है, आप ये पेड़ नहीं काट सकते, मेरे घर के सामने पेड़ हैं, आप काट देंगे क्योंकि आपको सड़क चौड़ी करनी है, और फिर काटने के बाद कई कई साल तक वो चौड़ी भी नहीं होती है, कटा पड़ा रहता है। सच्ची बात यह है कि इसमें बहुत सारी और कारण हैं जिसकी वजह से पेड़ काटने का आदेश दिया जाता है। वो जो हम बना रहे हैं, नया रोड बना रहे हैं, जो आशा रोडी वगैरह में सब बन रहा है ऊपर, वो उससे कितना नुकसान होगा आगे चल के हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते आज की तारीख में। और इतने सारे ब्रिजेस पूरे देश में गिर रहे हैं, इनके गिरने की कोई वजह है? ये जो पुल बनता है, पुल बनाने के पीछे जो तकनीक है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हर चीज़ अपनी जगह सेटल हो जानी चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन जल्दबाजी में लिए गए निर्णय में आगे नहीं बढ़ सकते आप। आपको याद होगा कि ये जो जिसको उनको पंत जी के नाम पर रखा गया है, वो अपने जो मंत्री जी थे ना, पंत जी, उनके नाम पर जो एयरपोर्ट से लेकर जो रोड है उसका नाम रखा गया ना, कौन से पंत जी थे वो, हाँ, उनके नाम पर जो रोड बन गया है, वो रोड रातों रात बना था क्योंकि प्रधानमंत्री आए थे। वो रोड और जगह जगह के पुल जो बने हैं उस रोड पर, वो बनाए गए थे। जो हमारे यहाँ से एयरपोर्ट तक के पुल कई बने, उनमें से 2 पुल सब्सिक्वेंटली बैठ गए थे और उनको ठीक करने के लिए दोबारा पे नीचे से जाना पड़ा था, आपको याद होगा। वो क्यों होता है ऐसा? देखिए, ये ज़मीन जो है इतनी स्टेबल नहीं होती है कि आप आज यहाँ खड़ा कर दें, खंभा वो खड़ा ही रहेगा। घर की भी जो नींव डाली जाती है वो भी बहुत मजबूत डाली जाती है, और ये तो इतना बड़ा खंभा बनाया, उसके ऊपर ट्रैफिक चलेगा, तो उसको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसका बेस पतला होता है, घर का तो बहुत बड़ा बेस है, तो वो बेस अगर पतला है और इतनी बड़ी चीज़ आप ऊपर से ले जा रहे हैं,
इतना ऊंचा आपने खम्बा लगा रखा है, तो उसको पूरा सेटल होने का टाइम मिलना चाहिए। जल्दबाजी में से काम नहीं किए जा सकते। हमारे घर के पास एक बिल्डिंग बनी है जो कि उस सामने वाली स्ट्रीम के ऊपर खड़ी हुई है। आपने सुना है यहाँ पर उत्तराखंड में अक्सर होता है, बादल फट जाता है, बहुत तेज़ पानी आ जाता है, बहुत सारा पानी आ जाता है जिसको कोई आप कल्पना भी नहीं कर सकता। इसी वाली स्ट्रीम के एंड पर जब आप पहुँचते हैं, वहाँ पर एक मंदिर ऐसा टेढ़ा है, आपने कभी देखा उसको? वो टेढ़ा क्यों हुआ है? नीचे से पत्थर दरक गए हैं, जिस पर खड़ा किया था वो पत्थर दरका और ये टेढ़ा हो गया। ये इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाई है और उसके पास एक पानी का वो भी बना दिया, जलाशय, जिसको कि टंकी कहते हैं। वो टंकी बनाई गई और 4 पैरों पर खड़ी हुई एक टंकी ऊपर है। उस टंकी में जो पानी है उसका वज़न सोचिए क्या है। ज़रा सा दरक गया नीचे से तो वज़न समेत नीचे गिरेगा, वो पानी उसी नदी में तो बहेगा वहाँ पर। तो उस रोड पे जितने भी लोगों ने अपने घर बना लिए हैं उस वाली नदी के साथ, उनको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। कभी बादल फट गया तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग यहाँ एक सफ़ेद रंग की है, उसी टंकी के पास बनी हुई है, उसका आधा हिस्सा नदी के ऊपर बना हुआ है। अगर कल को वो नदी काट देती है नीचे से तो क्या ज़मीन पूरी नहीं गिर जाएगी वो? तो ये सब चीज़ें सोच के कौन है जो ये अलाउ कर रहे हैं, कौन वो अथॉरिटीज़ है जो इसमें मिले हुए हैं, ये सब हमें मालूम होना चाहिए ना। इसको रोकना चाहिए, और कौन रोकेगा? तो रोकना चाहिए। जो कोई भी, जिस भी पार्टी का शासन हो, जो भी आए यहाँ पर, उसको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारा प्रदेश एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। हम लोगों को इस बात का गर्व है कि हम लोग इस प्रदेश में रहते हैं, और अगर हम इस प्रदेश की खूबियाँ ही ख़त्म कर देंगे तो फिर क्या बात है? क्या बचेगा फिर हमारे पास?